हर दिन जब मैंने 8 साल की उम्र में डोजो में ट्रेनिंग शुरू की, तब से मैं वहां जा रहा हूं। मैंने कभी अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग आत्म सुरक्षा के लिए नहीं किया। मैंने कभी किसी की रक्षा नहीं की। हर दिन मैं ट्रेनिंग करता रहा और इसके लिए मैंने 19 साल तक ट्रेनिंग की ताकि कुछ अर्थपूर्ण कर सकूं। मैं अक्सर सोचता हूं, क्या मैं गलत युग में पैदा हुआ हूं? अगर मैं कुछ 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो यह शायद ज्यादा उपयोगी होता। लेकिन इस शांति के युग में अंततः असली चुनौती की खोज में मैंने बहुत से लोगों को मार डाला। मैं एक बेतुका दानव बन गया जिसने लगातार हत्या की, लेकिन मैंने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा। यही मेरी हत्या का दायरा था। मैंने सोचा कि बुराइयों को मारकर मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं असल में एक सरकार का हथियार बन गया, उनके दुश्मनों को खत्म करने के लिए। मैं और मजबूत हुआ, मैं और निर्दयी हो गया, जब तक मैंने देखा कि मैं क्या बन गया और मैंने अपने पिछले जीवन से भागने का फैसला किया। मैं पहले से ही 35 साल का था और मैंने अखाड़ों में लड़ाई करने का निर्णय लिया, लेकिन वहां बहुत सारे नियम थे। मैंने नियमों के साथ जीत हासिल की, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं। मेरी अपनी रचित मार्शल आर्ट नियमों के लिए नहीं थी, ये पूरी ताकत से लड़ने के लिए थी। मेरी मार्शल आर्ट का नाम आयरन स्टाइल है। यह हत्या के मार्शल आर्ट, शुद्ध शक्ति और नरम शैली को जोड़ती है। यह शायद थोड़ा उलझन भरा लगता है, लेकिन मेरी राय में मेरी मार्शल आर्ट अद्वितीय है। आयरन स्टाइल की हत्या की तकनीकें धोखे, पैंतरेबाजी और दृष्टि की कमी से हमले करना शामिल है, या सिर्फ महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार करना। शुद्ध शक्ति भाग हाथ से हाथ की लड़ाई या निकट युद्ध पर केंद्रित है। यह मुट्ठियों और लातों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नरम शैली पूरी तरह से शुद्ध शक्ति के विपरीत है। इसमें किसी भी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके साथ आप किसी भी हमले को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसे शुद्ध शक्ति के साथ मिलाकर भ्रामक लेकिन शक्तिशाली हमले बनाए जा सकते हैं। इसे विकसित करने में मुझे 18 साल लगे। मेरा नाम काजुका तात्सुया है। मैं 43 साल का हूं, काले बाल और काली आंखों के साथ। मेरी ऊंचाई 181 सेंटीमीटर है। मैं सामान्य सुनाई देता हूं, लेकिन मेरी नजर में मैं ऐसा नहीं हूं। अगर आप मेरी युद्ध क्षमता को देखें तो शायद मैं पूरे विश्व का सबसे मजबूत आदमी हूं। मैंने 35 साल तक मार्शल आर्ट में समय बिताया है और उन 35 में से 18 वर्षों को अपने खुद के कला पर केंद्रित किया। अपने खुद की मार्शल आर्ट बनाना बेहद मुश्किल है, जो पूरी तरह से अन्य शैलियों से अलग हो। मेरी शैली में कुछ नकलें हैं, लेकिन यह मेरी अपनी विशिष्टता भी रखती है। हालांकि मैं अपने कला को शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों पर आजमाने के लिए बहुत भाग्यशाली नहीं हूं। मैं एक शांतिपूर्ण युग में जापान में रहता हूं। मैं काफी प्रसिद्ध भी हूं। आखिरकार मैं कई प्रतियोगिताएं जीत चुका हूं और मैं ओलंपिक्स में जूडो की प्रतियोगिता में भी भाग ले चुका हूं, जिसे मैंने जीता। मैंने जूडो का ट्रेनिंग नहीं लिया था। मैंने केवल मूल बातें जानी, लेकिन यह काफी था। मैंने अपने कला से थोड़ा सा जोड़ा। इसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, क्या मैं इस युग के लिए बहुत मजबूत हूं? क्या मैंने जो कुछ भी किया वह बेकार था? मेरे जीवन में मैंने कई सवाल उठाए हैं, किसी उद्देश्य की खोज में, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो कुछ मैंने किया वह केवल सरकार को अधिक शक्ति देने में मदद कर रहा था। मुझे कई नामों से पुकारा गया है, जैसे एक बारगी का जीनियस, विश्व का सबसे मजबूत आदमी और मार्शल गॉड का अवतार आदि। मैंने कभी खुद को जीनियस नहीं माना। मैंने केवल किसी और से अधिक प्रशिक्षण दिया। आखिरकार इस शांति के युग में कौन अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में बिताना चाहेगा, सिवाय जूडो जैसी ओलंपिक खेलों के? केवल कुछ ही, और मैं उनमें से एक था। मैंने यही सोचा कि शायद मैं गलत युग में पैदा हुआ था, लेकिन सब कुछ एक अजीब तरीके से बदल गया। एक और 8 घंटों की ट्रेनिंग के बाद डोजो से निकलते समय मैंने अपनी आंखें खोली। मैं टोक्यो के पूर्वी तरफ अपने घर की ओर चल रहा था। जब मैं चल रहा था तो आसपास के सभी लोग
मेरी ओर कुछ क्षण देख रहे थे, जो मैं पहले से ही अभ्यस्त था। आखिरकार मैं एक मध्यवर्ती आदमी हूं, मांसपेशियों के आकार के बास्केटबॉल के साथ। मैं कार का उपयोग नहीं करता, क्योंकि मेरी राय में यह मुझे आलसी बना देता है, इसलिए मैं हर जगह चलता हूं। मेरे घर और डोजो के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। मैं अकेला रहता हूं, क्योंकि मेरी कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं। हाई स्कूल के दौरान कुछ गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं। और जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया तो मैंने केवल मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता अब भी जिंदा हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, हालांकि वे मुझे परिवार बनाने के लिए हमेशा कह रहे हैं, जो मैं भी चाहता हूं। यह वास्तव में अकेला हो रहा है। आखिरकार मैंने 23 वर्षों तक अकेले ही जीवन बिताया है, केवल मेरी मार्शल आर्ट को अपने साथी के रूप में रखते हुए। मैं ट्रैफिक लाइट की ओर चल रहा था, तभी मेरी बाईं ओर एक युवा लड़की के चिल्लाने की तीव्र आवाज सुनी। मैंने देखा कि वह लड़की सड़क की ओर दौड़ रही थी, जबकि एक ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। मैंने कुछ मध्यम आयु की महिलाओं को चिल्लाते सुना, लेकिन बिना और सोचे मैं उस युवा लड़की की ओर दौड़ा, जो मेरी स्थिति से लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन वो 30 मीटर मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, और मैंने उसे उसकी जैकेट से पकड़ा और उसे ट्रक के रास्ते से बाहर फेंक दिया। मेरी ताकत के बावजूद एक इंसान के लिए ट्रक इंपैक्ट से बचना असंभव था, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा क्यों करेगा जो इतनी तेज गति से सिटी एरिया में गाड़ी चला रहा हो। ट्रक का ड्राइवर सीट की ओर एक नजर डालते समय मैंने देखा कि वह एक नशे में धुत चालक था, लेकिन कम से कम मैंने किसी की रक्षा की, चाहे वह मेरी मार्शल आर्ट के माध्यम से न हो। ये थे मेरे अंतिम विचार जब सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं केवल चारों ओर अंधेरा देख रहा था। यह बहुत ही निराशाजनक लग रहा था। कम से कम मैं किसी को बचाने में सफल रहा, भले ही जिस तरीके से मैं चाहता था नहीं। अब इसके बारे में क्या फर्क पड़ता है? बिखरे दूध पर रोने का कोई उपयोग नहीं है। मैं अपने विचारों में भटक रहा था, लेकिन फिर कुछ दूरी पर एक प्रकाश का फैलाव मेरे सामने आया। मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। वास्तव में मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। तभी प्रकाश का फैलाव मेरे करीब आया और मुझे लपेट लिया, और उसके बाद सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। आह, मेरा सिर! मैं कहां हूं? क्या आवाज मेरे मुंह से निकली? जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक अजीब कमरे की छत देखी, जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा था। सफेद छत, सफेद दीवारें और एक आरामदायक बिस्तर जिसे दीवारों पर पोस्टरों से सजाया गया था। बगल में एक छोटी मेज थी। मैं कहां हूं? मैंने अपने चारों ओर देखते हुए सोचा। बड़े भाई, जाग जाओ। अचानक एक दरवाजा खुला और एक 13 साल की छोटी लड़की, जिसके चोटियों में काले बाल थे और जिनका चेहरा बहुत प्यारा था, वह कांच की तरह चमकती आंखों के साथ मेरे पास आई। जागो, तुम्हारे दिमाग में क्या है? छोटी लड़की चिल्लाई और मुझसे गले मिलने के लिए कूद गई। क्या? जब वह मुझसे गले मिली तो मैं काफी भ्रमित था। क्या मैंने उसे मेरे नाम से पुकारते सुना? तुम क्या कर रहे हो बड़े भाई? स्कूल का समय हो गया है, छोटी लड़की ने हंसते हुए कहा और सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी। क्या ऊर्जा है! यही मेरी पहली सोच थी छोटी लड़की के बारे में। पहले वह मुझसे चिपकी थी जैसे कोई कोआला, और अगले ही पल वह अपने अगले गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आया और हॉलवे में अंत तक गया, जहां बाथरूम था। मैंने दर्पण की ओर एक नजर डाली। मैंने एक युवा व्यक्ति देखा, जिसकी उम्र कम से कम 15 साल थी। काले बाल, काली आंखें और एक आकर्षक चेहरा। कौन? यही मेरी केवल सोच थी जब मैंने अपने चेहरे को छूना शुरू किया। पुनर्जन्म? लेकिन यह असंभव है। मैं एक अजीब बच्चे की तरह दिखता हूं, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह क्या था? मैंने घबराकर चिल्लाया। जैसे ही मैंने दर्पण में अपना सिर मारने वाला था, मैंने चारों ओर उलझी हुई नजर से देखा। क्या? सिस्टम? मैंने सामने देखा, यह विचार करते हुए कि मेरे सामने तैरती हुई पाठ्य सामग्री क्या थी। सिस्टम
जैसे उन उपन्यासों में होता है जो मैंने कभी कभी पढ़े हैं। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 1% वो सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 14% सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 27% सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 54% सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 99% सिस्टम सक्रिय हो गया। मार्शल आर्ट सिस्टम में आपका स्वागत है। क्या? मार्शल आर्ट सिस्टम? मैं पहले कभी इतनी हैरत में नहीं पड़ा था जैसे आज हूं। नहीं होस्ट, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह किसने कहा? मैंने घबराई आवाज में कहा। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो क्या यह सच है? हाँ होस्ट, आपके पिछले जीवन में आपके पास पर्याप्त कर्म थे और आपने अपने जीवन का सारा समय कुछ महान हासिल करने में लगाया। इसलिए आपको पुनर्जन्म और इसके साथ सिस्टम दिया गया है। समझ गया। इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। मैं समझता हूं होस्ट, लेकिन सबसे पहले आपके आंकड़े दिखाता हूं। नाम कुरोगामी इचिरो। मार्शल रैंक अनरैंक्ड। लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। तो यह सच में हो रहा है, मैंने अविश्वास में कहा। इचिरो, नाश्ता तैयार है, जल्दी करो, तुम्हें स्कूल के लिए तैयार होना है। मैंने किसी को चिल्लाते सुना। शायद मेरी मां थी। ओह, मैं इस सिस्टम को कैसे बंद करूं? मैंने वही किया जो सिस्टम ने कहा और तैरते हुए पाठ मेरे सामने से गायब हो गए। एक गहरी सांस लेकर मैंने बाथरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा और उन्हें उतरना शुरू किया। मैं लिविंग रूम में पहुंचा और देखा कि छोटी लड़की जिसने मुझे जगाया था कुर्सी पर बैठी थी, जिसके चेहरे पर ऊर्जावान अभिव्यक्ति थी। रसोई में मैंने देखा कि एक खूबसूरत महिला जिनके लंबे काले बाल थे 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी। जब उन्होंने मुझे लिविंग रूम में चलते सुना तो वह मेरी ओर मुड़ी। मैंने उनका चेहरा देखा और वह निश्चित रूप से दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी जिन्हें मैंने कभी देखा। काली आंखें, मेरी और छोटी लड़की की तरह, और एक मॉडल जैसा चेहरा। इचिरो, आखिरकार जाग गए? तुम्हें स्कूल के लिए तैयार होना है, जल्दी खाओ, मेरी मां ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। तुम आखिरकार जाग गए आलसी? छोटी लड़की ने मुझे एक घमंडी मुस्कान देते हुए कहा और मैं वास्तव में उसे अभी चुटकी भरना चाहता था। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करने के लिए अभ्यस्त हूं? सिस्टम, इस शरीर के पिछले मालिक के साथ क्या हुआ? यह एक अलग दुनिया है जिसमें आप पहले थे। यह दुनिया बहुत अलग है। और उस शरीर का मालिक कौन था? इसका उत्तर आप हैं। आपका क्या मतलब है? आपने पहले ही 15 साल पहले पुनर्जन्म लिया था, लेकिन आपको अभी तक आपके पिछले जीवन की यादें नहीं मिली हैं। आपको जल्द ही आपके 15 वर्षों की यादें मिलेंगी। ठीक है, अजीब है यह सोचने के लिए कि इतना समय बीत गया और मेरे लिए यह केवल सेकंड जैसा महसूस हुआ है। भाई, क्या बिल्ली ने तुम्हारी जुबान पकड़ ली? छोटी लड़की ने मुझसे प्यारी सी पाउट सूरत बनाते हुए पूछा और मैं वास्तव में उसके गालों को छुटकी भरना चाहता था। तो बिना किसी देरी के मैंने उसकी प्यारी गालों को छुटकी भरी और वे सच में मुलायम थे। मऊ, मां, भाई मुझ पर फिर से बुलिंग कर रहा है, छोटी लड़की ने अपनी गालों को रगड़ते हुए कहा। ठीक है, जल्दी खाओ, तुम्हें दोनों को स्कूल जाना है। इस तरह मेरी नई दुनिया में मेरा पहला दिन शुरू हुआ। हम लगभग 15 मिनट चलने के बाद स्कूल पहुंचे। हम सुबह 8:10 पर पहुंचे, लेकिन कक्षाएं 8:30 पर शुरू होंगी, इसलिए अभी भी पर्याप्त समय बचा है। भाई, मेरी पहली कक्षा पीई है, बाद में मिलते हैं, मेरी बहन ने कहा और उसके बाद वह लड़की के लॉकर रूम की ओर दौड़ गई। सावधान रहना, मैंने उसे कहा, लेकिन शायद उसने नहीं सुना क्योंकि वह पहले से ही पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। कितनी ऊर्जा है, मैंने सोचा, यह सोचते हुए कि उसे इतनी अतिरिक्त ऊर्जा कहां से मिलती है। इचिरो, मैंने पीछे से एक जोरदार चिल्लाहट सुनी और इससे पहले कि मैं मुड़कर देख पाता, मैंने अपनी पीठ पर एक चुभने वाला दर्द महसूस किया। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने उस युवा लड़के की ओर चिल्लाया जिसने मुझे मारा था। वह मेरी ही उम्र का दिखता था
उसके हरे बाल और ग्रे आंखें थीं और वह बहुत प्यारा लग रहा था। थी ही, क्योंकि मुझे ऐसा करना था, उसने कहा और एक मुस्कान के साथ हमारी कक्षा की ओर दौड़ गया। मैं उसे अपनी यादों से जानता था और उसका नाम तकायो इवाता था। हमारा संबंध सहपाठी का है। वास्तव में अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम आराम से बात कर सकते हैं। मेरी यादों से जो मैंने अब तक देखा है उसमें यह है कि एक ही देश में कई नेशनैलिटीज हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के नाम शामिल हैं। हमारा परिवार जापानीज है और इवाटा का भी, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें इस दुनिया में जापानीज का मतलब नहीं पता है। मैंने दरवाजा खोला और कक्षा में प्रवेश किया। जब मैं कक्षा में पहुंचा तो केवल कुछ लोगों ने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर वे अपने दोस्तों के साथ बात करने लगे। जितना मैंने अपनी यादों से देखा, मैं इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन मेरे पास अपने दोस्त थे। क्या तुमने कल का मैच देखा? वह तो जादुई था। मैंने अपने सहपाठियों को किसी प्रकार के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बड़बड़ाते सुना, जो मेरे लिए अद्भुत लग रहा था। मैंने अपनी सीट पर पहुंचकर, जो कक्षा की बाईं ओर की पहली सीट पर थी, बैठ गया ताकि कक्षा की तैयारी कर सकूं जो कुछ मिनटों में शुरू होने वाली थी। योइचिरो, क्या तुमने कल का गेम खत्म किया? मेरे दोस्त मार्क एलिसन ने मुझसे पूछा। मैंने अपनी यादों से याद किया कि उसने मुझे गेम उधार दिया था और मैं इसे पिछले एक सप्ताह से खत्म करने की कोशिश कर रहा था और अंततः इसे कल रात खत्म किया, जो यह भी कारण था कि मुझे यादें वापस मिलने के बाद इतनी थकान महसूस हुई। पिछले इचिरो को नींद की कोई परवाह नहीं थी। हां, मैंने किया, लेकिन मैं इसे लाना भूल गया। मैं तुम्हें कल दूंगा। निश्चित रूप से मैं इतनी हलचल वाली सुबह के बाद यह याद नहीं रख सका। ठीक है, उसने कहा और वह बैठ गया क्योंकि कक्षा का दरवाजा खुला और एक मध्य आयु का आदमी भीतर आया, जिसके चेहरे पर गंभीरता थी और छोटी दाढ़ी थी। हमारी पहली कक्षा मैथमेटिक्स थी, जो मेरे पिछले जीवन की यादों के कारण मेरे लिए बहुत आसान थी। मैंने ध्यान न देने का निर्णय लिया, बल्कि सिस्टम को देखने लगा। नाम कुरोगामी इचिरो, मार्शल रैंक अनरैंक्ड, लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। मैंने क्वेस्ट पर दबाया, लेकिन कुछ नहीं आया, इसलिए मुझे एक आभास हुआ कि यह यादृच्छिक रूप से क्वेस्ट्स देता है। फिर मैंने शॉप पर क्लिक किया और वहां केवल 4 चीजें खरीदने के लिए दिखीं। ताइक्वांडो बेसिक मास्टरी 150 कॉइन, कराटी बेसिक मास्टरी 150 कॉइन, वेपन बेसिक मास्टरी 160 कॉइन, रैंडम बॉक्स 200 कॉइन्स। मैंने पिछले जीवन में taekwondo, कराटे और कुछ वेपन सीखे हैं, इसलिए ये मेरे लिए ज्यादा रुचिकर नहीं थे, लेकिन रैंडम बॉक्स दिलचस्प लग रहा था। लेकिन बुरा यह है कि इसके लिए कॉइन्स चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कॉइन्स या एक्सपी कमाऊं। मैं सिस्टम से पूछ सकता हूं, सिस्टम, मैं कॉइन्स और एक्सपी कैसे प्राप्त कर सकता हूं? सिस्टम इस समय केवल लेवल 1 है। केवल तरीका है विरोधियों को हराना और क्वेस्ट्स को पूरा करना। यह यादृच्छिक है। शायद कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराने का क्वेस्ट या बिल्लियों को बचाने का होगा। यह हमेशा रैंडम होता है, लेकिन निश्चित रूप से जब सिस्टम लेवल बढ़ता है तो यह अलग होगा। मुझे लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स क्लब में शामिल होना चाहिए और वहां विरोधियों से लड़ना चाहिए। मेरा शरीर अभी भी कमजोर है और मुझे इसे सुधारना है। क्वेस्ट प्राप्त, स्ट्रॉन्गर बॉडी। इनाम 200 कॉइन, 100 एक्सपी, 15 स्टैट पॉइंट्स। दंड 24 घंटे के लिए बुरा भाग्य। क्या? मैं तो बस अपने शरीर को सुधारने के बारे में सोच रहा था और अचानक एक क्वेस्ट सामने आई। क्वेस्ट होस्ट को दी जाएगी यदि आवश्यकता हो, जैसे अब। मैं समझ गया, दंड बैड लक है। यह अच्छा नहीं लगता। इनाम ठीक है, उन 200 कॉइन्स के साथ मैं रैंडम बॉक्स खरीद सकता हूं और वे स्टैट पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिस्टम, रैंडम बॉक्स से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? मार्शल आर्ट्स, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी में सुधार की गोलियां, टेक्निक्स और विकल्प सिस्टम के लेवल बढ़ने पर बढ़ते हैं। अगर मैं अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स तकनीक का उपयोग करता हूं, तो क्या यह सिस्टम में रजिस्टर्ड होगा? हां,
लेकिन सिस्टम इसे सुधारने के तरीके दिखाएगा। मेरा वर्तमान शरीर किसी भी टेक्निक को सहन नहीं कर सकता। आयरन स्टाइल को उपयोग करने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। इचिरो के पिछले जीवन के पास ऐसे हाथ थे जो मानव मांस को चीरने में सक्षम थे, पंच जो मेटल को मोड़ सकते थे और किक जो दीवार को आधा तोड़ सकते थे। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने में संपूर्ण जीवन लग सकता है। लेकिन अगर इचिरो को मार्शल आर्ट्स सिस्टम की सहायता मिले तो यह कहानी अलग होगी। ओह, कक्षा खत्म हो गई। मैंने अपने आप से सोचा। मैंने अपनी सीट से उठकर मार्शल आर्ट्स क्लब की ओर जाना शुरू किया। करीब 10 मिनट चलने के बाद मैं अंततः वहां पहुंचा और जब मैंने उस हॉल का दरवाजा खोला जहां मार्शल आर्ट्स क्लब चल रहा था, मैंने देखा कि कुछ आकृतियां लड़ाई कर रही हैं और क्लब का एक सदस्य रेफरी के रूप में काम कर रहा था। मैंने हॉल में एक व्यक्ति की ओर बढ़ना शुरू किया जो चुपचाप एक कमरे में बैठा था। उसके पास बज़ कट बॉल थे, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसकी ऊंचाई लगभग 195 सेंटीमीटर थी। माफ कीजिए, मैंने उसके पास पहुंचकर कहा। हां, उसने प्रश्न करती हुई चेहरे के साथ पूछा। मैं क्लब में शामिल होने आया हूं। ठीक है, मुझे तुम्हें साइन अप के लिए एक फॉर्म देना है और फिर तुम्हें इसे एक टीचर को सबमिट करना होगा। मैं अपनी सीट से उठता हूं, अपना बैकपैक उठाता हूं और स्कूल की बिल्डिंग के निकासी की ओर चलना शुरू करता हूं। मैंने क्लब के हॉल तक पहुंचने के लिए और 7 मिनट और चले और अब यह पहले की तरह नहीं था जब मैं पंजीकरण के लिए आया था। अब वहां कम से कम 60 से 70 लोग थे। मैंने बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए उस शिक्षक की ओर गया जो इस क्लब का प्रभारी था। वहां पहुंचने के बाद मैंने उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि मैं नया क्लब सदस्य हूं। फिर उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग यूनिफॉर्म दी। इसके बाद मैं एक लॉकर रूम में गया जहां मैंने अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनी और फिर लत्सुका रूम से बाहर आया ताकि हॉल में चारों ओर बिखरे ट्रेनिंग डमीज की ओर जा सकूं। मैं पहले टेक्वांडो आजमा सकता हूं, मैंने अपने आप से सोचा और मैंने किक करने के लिए एक स्टांस लिया। मैंने ट्रेनिंग डमी की ओर किक मारी और तुरंत उसे पास की दीवार की ओर उड़ाकर फेंक दिया। ताइक्वांडो टेक्निक साइड किक अनलॉक हो गई। पहली मार्शल आर्ट अनलॉक हुई। इनाम 50 कॉइन, 10 एक्सपी। पहली मार्शल टेक्निक अनलॉक हुई। इनाम 10 कॉइन, 5 एक्सपी। लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। मार्शल आर्ट टेक्वांडो। टेक्वांडो टेक्निक्स साइड किक। तो मुझे इस तरह से भी इनाम मिलते हैं। अगर मैं अन्य मार्शल आर्ट्स का उपयोग करता हूं तो क्या होगा? यह काम नहीं करेगा होस्ट। केवल पहली मार्शल आर्ट और टेक्निक से इनाम मिलते हैं। मैंने अचानक सिस्टम की आवाज सुनी जिसने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। मैं बस ताइक्वांडो की अन्य टेक्निक्स को रजिस्टर करूंगा। लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। मार्शल आर्ट टेक्वांडो। टेक्वांडो टेक्निक्स साइड किक, एक्स किक, बैक किक, फ्लाइंग बैक किक, क्रेसेंट किक, इनसाइड क्रेसेंट किक, आउटसाइड क्रेसेंट किक, फ्रंट किक, जंपिंग फ्रंट किक, पुश किक, नी स्ट्राइक, हुक किक, स्पिनिंग हुक किक, फ्लाइंग साइड किक, राउंड हाउस, टॉर्नेडो किक, स्पिनिंग राउंड हाउस किक, सिजर किक। मैं सभी मूव्स करने के बाद जमीन पर हाँफ रहा था। हालांकि अंतिम मूव्स को करते वक्त मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई थी। यह शरीर अभी भी काफी कमजोर है और उन मूव्स में से कुछ करना काफी तनावपूर्ण था। लेकिन इचिरो के वर्तमान शरीर की लचक इतनी बुरी नहीं है कि आप उन मूव्स को न कर सकें। हे किड, मैंने पीछे से किसी को बुलाते सुना तो मैंने उसकी ओर देखा और मैंने क्लब के प्रभारी शिक्षक को मुझ पर देखते हुए पाया। तुम ताइक्वांडो में काफी अनुभव रखते हो, लेकिन अजीब बात यह है कि तुम्हारा शरीर इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। ओहो हां, मैंने 1 साल पहले ट्रेनिंग रोक दी थी और मेरा शरीर काफी खराब हो गया है। मैंने उसे झूठ बताया क्योंकि पिछले वर्ल्ड में मेरी ताइक्वांडो में महारत काफी अद्भुत होगी, लेकिन इस वर्ल्ड में यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि कुछ सुपर जीनियसेस तो मेरी उम्र में 4 मार्शल आर्ट्स पहले से ही मास्टर कर चुके हैं,
लेकिन यह अजीब है क्योंकि मेरा शरीर तो किसी खेल के योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी ताइक्वांडो को इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में एक कमजोर शरीर के साथ काफी अजीब है। मैं समझ गया, तुम्हें पहले अपनी स्टेमिना बढ़ानी चाहिए और फिर टेक्निक्स पर काम करना शुरू करना चाहिए, उसने मुझे बताया। और मैंने केवल सिर हिलाया क्योंकि मैं वैसे ही करने वाला था। मेरे पास अभी भी एक चल रही क्वेस्ट है, इसलिए मुझे इसके साथ तेजी से करना है। मुझे इसे पूरा करने के लिए लगभग 24 घंटे बचे हैं, लेकिन यह पर्याप्त होना चाहिए। क्या तुम स्पारिंग पार्टनर चाहते हो? शिक्षक ने मुझसे पूछा और यह मेरे लिए अच्छा लगा। बिल्कुल, मैंने उसे कहा, और हम एक क्लब के सदस्य के पास चलने लगे जिसके बाल सुनहरे थे और आंखें नीली थीं। उसकी ऊंचाई 181 सेंटीमीटर थी। डैनियल, यह तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर है आज के लिए, शिक्षक ने उस युवा व्यक्ति से कहा। और फिर हम दोनों का परिचय दिया। हम दोनों का परिचय हुआ और हमने हाथ मिलाया और क्लब के हॉल में एक मैट की ओर चल पड़े। हम एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए और फिर हमने अभिवादन किया और अपनी आक्रमण की स्थिति ली। वह ऑर्थोडॉक्स स्टैंस का उपयोग कर रहा था। यह मुख्य रूप से बॉक्सर्स या एमएमए फाइटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो वह दाएं हाथ का है, मैंने अपने आप से सोचा, क्योंकि वह स्टैंस दाएं हाथ की ओर हावी है। और यह जानना कि विरोधी क्या कर रहा है जीत की कुंजी है। हालांकि यह केवल स्पार है, मैं देख सकता हूं कि मैं अपने वर्तमान शरीर के साथ क्या कर सकता हूं। स्टार्ट, शिक्षक ने कहा और डैनियल तुरंत कार्रवाई करते हुए इचिरो की ओर दौड़ा। इचिरो अपने किकिंग स्टैंस में खड़ा था। टेक्वांडो, डैनियल ने अपने आप से सोचा, और अब वह किक के लिए तैयार था। लेकिन वह करीब से लड़ने वाला फाइटर है, इसलिए उसे करीब आना था। डैनियल आक्रामक दूरी पर पहुंचा और एक किक को ठीक से रोकने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद उसने कुछ जैब्स मारने की योजना बनाई। इचिरो ने जान लिया कि वह क्या योजना बना रहा है, लेकिन डैनियल ने इचिरो के आक्रमण की शक्ति को कम करके आंका। इचिरो ने साइड किक से हमला करने का निर्णय लिया, जिसने डैनियल के हाथ पर प्रहार किया और उसे सुन्न कर दिया। डैनियल उस हमले को रोकने के बाद हैरान रह गया। उसे अपना हाथ अब महसूस ही नहीं हुआ और इचिरो की साइड किक ने डैनियल के संतुलन को भंग कर दिया और उसने जल्दी से संतुलन बनाने की कोशिश की। लेकिन इचिरो पहले से ही फ्रंट किक के साथ आक्रमण कर रहा था। इचिरो ने डैनियल को किक मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। उसे जमीन पर कुछ और मीटर तक लुढ़का दिया। डैनियल लुढ़कने के बाद अब भी घुटने के बल बैठा था और फिर वह चकित रह गया जब उसने देखा कि इचिरो पहले से ही अपनी अगली आक्रमण की तैयारी कर रहा था, जो था एक्स किक। एक्स किक डैनियल के कंधे पर साफ साफ लगी, जिससे डैनियल जमीन पर गिर गया। डैनियल ने जमीन पर गिरते समय दर्द में चिल्लाया और अपने कंधे को पकड़ा। वह टूटा हुआ नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से दर्द होगा। स्पार खत्म, शिक्षक ने हैरान होकर कहा। भले ही डैनियल उसके सबसे अच्छे छात्र नहीं थे, वह भी कमजोर नहीं था। मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैंने अपने मन में सोचा, डैनियल के खिलाफ स्पार खत्म करने के बाद। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मैंने आसानी से जीत हासिल की, फिर भी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। यह शरीर युद्ध के लिए नहीं बना है, लेकिन मैं इसे ठीक करूंगा। और मैंने कुछ सिस्टम मैसेजेस सुने जिन्हें मैं अब चेक करने वाला हूं। पहला विरोधी पराजित। इनाम 40 कॉइन, 30 एक्सपी, मार्शल रैंक अनरैंक्ड। लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। मार्शल आर्ट टेक्वांडो। अच्छा मुकाबला, डैनियल ने मुझे कहा, जबकि वह अपने कंधे को पकड़े हुए दर्द में लग रहा था। अच्छा मुकाबला, मैंने उसे कहा और डैनियल और शिक्षक के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद लत्सुका रूम की ओर चल पड़ा। मैं सुबह 4 बजे जागा और मैंने अपनी दौड़ने की क्वेस्ट शुरू की, जबकि कल से मांसपेशियों में कुछ दर्द भी था। कल मैंने स्पारिंग मैच किया था और बाकी के क्वेस्ट्स करते हुए मेरा शरीर थक गया था। बिस्तर पर जाते ही मैं तुरंत बेहोश हो गया था। मेरा फेफड़ा जलने जैसा महसूस कर रहा है। मैंने दौड़ खत्म की और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह बहुत दर्दनाक था।
मैंने अंतिम 5 किलोमीटर में अपने पैरों को खींचते खींचते चलाया, लेकिन मैंने क्वेस्ट पूरा कर लिया और अपने रिवॉर्ड्स प्राप्त किए। इनाम प्राप्त 200 कॉइन, 100 एक्सपी, 15 स्टैट पॉइंट्स। लेवल अप, आप अब लेवल 2 हैं। पहला क्वेस्ट पूरा हुआ। इनाम 100 कॉइन, 50 एक्सपी। लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। मार्शल आर्ट टेक्वांडो, मैंने अंततः अपना लेवल बढ़ाया और इससे मुझे 10 स्टेट पॉइंट्स मिले और क्वेस्ट से 15 स्टेट पॉइंट्स मिले, तो अब मेरे पास 25 हैं और 400 कॉइन्स मुझे 2 रैंडम बॉक्सेस खरीदने देंगे। मुझे पहले क्वेस्ट पूरा होने का इनाम मिला और मेरा एचपी 5 से बढ़ गया, लेकिन शायद भविष्य में कुछ शॉप आइटम्स के साथ यह और बढ़ सकता है। सबसे पहले मैं अपने स्टैट पॉइंट्स डालूंगा। शायद मैं स्टैमिना और एजिलिटी पर स्टैट पॉइंट्स डालूंगा। स्टैमिना बढ़ाने में कुछ समय लगता है, इसलिए इसे तेजी से बढ़ाना बेहतर है। हालांकि ताकत और जीवन शक्ति मेरे आयरन स्टाइल के लिए बेहतर होंगे, लेकिन मुझे इसे उपयोग करने तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। जब मैंने अपने स्टैट पॉइंट्स डाले तो देखा, लॉटरी लेवल 5 पर अनलॉक। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो, मैंने 10 स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी पर, 11 स्टैमिना पर और 4 स्ट्रेंथ पर डाले। तुरंत मुझे बदलाव महसूस हुआ और दौड़ने की थकान थोड़ी कम हो गई। अब रैंडम बॉक्स का समय था। टेक्वांडो बेसिक मास्टरी 150 कॉइन। कराटी बेसिक मास्टरी 150 कॉइन। वेपन बेसिक मास्टरी 160 कॉइन्स। मैंने रैंडम बॉक्स पर क्लिक किया और तुरंत 5x5 साइज का काला बॉक्स एक क्वेश्चन मार्क के साथ मेरे सामने आ गया। मैंने इसे खोला और सिस्टम से एक मैसेज प्राप्त हुआ, आपको बॉडी इंप्रूवमेंट पिल्स X5 मिले। मुझे अपने आयरन स्टाइल को प्रकट करने के लिए एक बेहतर शरीर की आवश्यकता है और मैंने 5 में से प्राप्त किए। मैं निश्चित नहीं हूं कि यह कितना मददगार होगा, लेकिन कुछ तो बेहतर है। फिर मैंने दूसरा रैंडम बॉक्स खोला। आपको टेक्निक रिकंस्ट्रक्शन 1 मिला। हम्मा, इसका क्या मतलब है? होस्ट, यह आपको कोई भी तकनीक बनाने की अनुमति देता है जिसे आप चाहते हैं और आप इसे बिना किसी दुष्प्रभाव के बिना विस्तारित कर सकेंगे और आप इसे तुरंत सीखेंगे। मैं इसका उपयोग अपने आयरन स्टाइल के एक मूव को, यानी एक गति तकनीक बनाने के लिए कर सकूंगा। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग मूव जिसे उपयोग करने में शरीर पर ज्यादा जोर पड़ेगा, वह भी अच्छा होगा। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। उसके बाद मैं अपने नाश्ते के लिए गया, जबकि मेरे माता पिता मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल पूछ रहे थे, जो मेरे पास नहीं है। इसलिए नाश्ता बहुत सुखद नहीं था। इसके बाद मैंने अपना स्कूल का कपड़ा पहन लिया और अयाको के साथ स्कूल की ओर बढ़ा। मैं कक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंचा। पहले मैंने मार्क को वो गेम वापस कर दिया जो मैंने उधार लिया था। स्कूल का दिन जल्दी बीता, हालांकि मेरे लिए कुछ नया सीखने के लिए नहीं था। मैं कक्षा से बाहर निकला और क्लब की ओर बढ़ा, ताकि अगर कोई वहां हो तो कुछ स्पार कर सकूं। मैंने सोचा कि कौन सी मूव मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा, और मेरे पास इस समय 3 विकल्प हैं। आयरॉनिक एज, यह किसी को किसी भी हमले को आसानी से मोड़ने की अनुमति देता है, चाहे वह जो भी हो। इसकी चरम अवस्था में यह किसी को गोलियों को भी मोड़ने की अनुमति देती है। आयरॉनिक शिफ्ट, इससे व्यक्ति हमले की दिशा का अनुमान लगा सकता है और यह किसी भी हमले से आसानी से बचने में मदद करता है। यह व्यक्ति को तेज स्पीड बर्स्ट करने की अनुमति देता है, जिससे वह छोटे फासलों में जल्दी से चल सके। आयरन परगेटोरी, यह व्यक्ति की दृष्टि के क्षेत्र को मोड़ने की अनुमति देता है, जिससे वह जल्दी से किसी भी अदृश्य स्थान से हमले कर सके, जो कि आयरन स्टाइल में सबसे कठिन हमलों में से एक है। लेकिन यहां तक कि अगर मैं इन मूव्स का उपयोग करने में कोई फर्क नहीं देखता, तो भी अगर मैं आयरन परगेटोरी या आयरॉनिक शिफ्ट में निर्णय लेता हूं, तो स्टैमिना की कॉस्ट बहुत बड़ी होगी। कुछ समय चलते रहने के बाद मैं अंततः क्लब हॉल में पहुंचा और वहां मैंने फिर से कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा, और मैंने उस लंबे आदमी को देखा जिसने मुझे मेरी आवेदन पत्र दी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह मेरे स्पारिंग पार्टनर बनना चाहेंगे। हे, क्या तुम मेरे स्पारिंग पार्टनर बनना चाहोगे? ओह, तुम हो।
उस लंबे आदमी ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाई। क्या तुम सुनिश्चित हो? मैं मार्शल लीडर रैंकर हूं, उसने मुझसे कुछ समय बाद कहा, और यह मुझे बहुत चौंका गया। वह मेरी उम्र का है, जो 15 है, और वह पहले ही मार्शल लीडर है। वह निश्चित रूप से एक जीनियस है। बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी ताकत कहां तक पहुंचती है, मैंने मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, लंबे आदमी ने एक निश्वास लेते हुए कहा, और फिर ऊब भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ, उसने मुझसे कहा, और मैं उसे केंद्र के अरीना की ओर फॉलो करने लगा। हे, वह नया लड़का कैप्टन लुकास को क्यों चैलेंज कर रहा है? मैंने क्लब के एक सदस्य को उसके दोस्त से कहते सुना। ये भी उन्हीं एरोगेंट लिटिल प्रिक्स में से एक हैं, क्लब के एक सदस्य ने डिस्डेन के साथ कहा। हमारे क्लब में ये मोरॉन्स ही क्यों आते हैं? क्लब के एक सदस्य ने मुझ पर तिरछी नजर डालते हुए कहा। मैंने इन सभी टिप्पणियों को नकार दिया, क्योंकि मुझे केवल यह दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि मेरा शरीर कमजोर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी मार्शल सोल्जर से कम हूं। हम अरीना के केंद्र की ओर बढ़े और 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए। फिर एक क्लब के सदस्य ने अरीना की ओर बढ़ते हुए अपनी बांह उठाई और छत की ओर इशारा किया। हां, हमने दोनों कहा। शुरू करें, उसने कहा, और फिर लड़ाई का अवलोकन करने के लिए अरीना से बाहर चला गया। मार्शल आर्ट्स क्लब का कैप्टन, जिसे लूकस भी कहा जाता है, वह लंबे लंबे कदम उठाते हुए इचिरो की ओर तेजी से बढ़ा। इचिरो अभी भी शांत दिख रहा था, और उसने ताइक्वांडो की फाइटिंग स्टांस ली। लूकस आक्रामक दूरी पर पहुंचा, और उसने अविश्वसनीय गति से एक त्वरित जैब किया। तेज, लेकिन उतना तेज नहीं। इचिरो ने अपने आप से सोचा, और उसने सिर दूसरी ओर मोड़कर हमले को टाल दिया, और फिर उसने लूकस को धकेलने के लिए पुश किक मारी, ताकि वह थोड़ी दूरी बना सके। मैंने एक उच्च गति की दौड़ के साथ इसे परीक्षण करने का निर्णय लिया। यदि जनरेटर वैसा ही काम करता है जैसा मैंने कल्पना की थी, तो कच्ची गति कुछ गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जो बदले में एक तत्व को सक्रिय करेगी। जिम के अंतिम छोर पर ट्रैक पर कदम रखते ही मैंने गहरी सांस ली, अपने पैरों के नीचे फर्श को महसूस किया। मेरी मांसपेशियां तनाव में थीं, गति में विस्फोट करने के लिए तैयार। जैसे ही शब्द मेरे होंठों से निकले, कुछ बदल गया। मेरे माथे के केंद्र में एक तेज धड़कन हुई, ठीक मेरी भौहों के बीच। एक हल्की चमक, जो एमरल्ड ग्रीन और डरावनी थी, जीवन में आ गई। फिर मैं प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले ही तत्व हर दिशा से मेरी ओर दौड़ पड़ा। हवा खुद भी कांप रही थी। अदृश्य धाराओं में तत्व मुड़ते और लिपटते, मुझे खींचते हुए आए, जैसे लोहे की फाइलिंग्स को मैग्नेट की ओर खींचा जाता है। सब कुछ रशिंग नहीं, मेरे सीने में दस्तक देता हुआ। एक भयानक धड़कन ने मेरी पसलियों को हिलाया, जैसे एक दैत्य द्वारा मारा गया युद्ध का ड्रम। मेरा पूरा ऊपरी शरीर एक झटके से हिल गया, जैसे एक शॉकवेव बाहर की ओर फट गई। मेरी वर्कआउट शर्ट को कपड़े के छिद्रों में काट कर रख दिया। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। दर्द मेरे शरीर में फैलने लगा, और मैं उड़ने लगा। तत्व की शेयर कॉन्सेंट्रेशन ने मुझे जमीन से उठाया, मुझे हवा में निलंबित कर दिया, जैसे कच्ची, बिना फिल्टर्ड शक्ति मेरे चारों ओर घूम रही थी। मेरी अंगों में कंपकंपी थी, मेरी नसें जल रही थीं। मेरा शरीर इसके लिए नहीं बना था। एक दूसरा धड़कन आया, बहुत शक्तिशाली, बहुत जंगली। फिर एक तीसरा और चौथा। हर धड़कन ने मेरे सीने में दुख को फाड़ दिया। कुछ गलत था। फिर मेरा दिल फट गया, सच में फट गया, बिल्कुल एक भरे हुए पानी के गुब्बारे की तरह, जो एक साथ फट गया। ऐसा दर्द जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था, मुझे चीरता हुआ चला गया। मेरी चेतना डगमगाई, और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। वह जंगली अराजक तत्व जो मुझसे गुजरा था, अब उस खाली जगह पर इकट्ठा हो गया जहां मेरा दिल होना चाहिए था। यह घूमने लगा, संकुचित हुआ, और अपने आप को एक नए दिल में ढाल लिया। यह एक बार धड़कन हुआ, फिर दूसरी बार गहरे उज्ज्वल हरे रंग में चमकती हुई, पहले से धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। गर्मी वापस आई, मेरा रक्त फिर से बहने लगा। मेरा शरीर स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तत्वों का प्रवाह स्थिर हो गया, और मेरा शरीर धीरे धीरे जमीन पर वापस आ गया। और फिर
जब मुझे हमेशा की तरह महसूस हुआ, मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपनी पीठ पर लेटा था, छत की ओर देख रहा था। मेरा मन अभी भी उस दर्द से हिल रहा था जो मैंने काले होने से पहले महसूस किया था। एक पल के लिए मुझे विश्वास था कि मैंने अपनी मृत्यु का अनुभव किया। यह डरावना था। मैंने अपनी स्थिति की जांच की, अपनी उंगलियों को फ्लेक्स कर अपनी मुट्ठी को मरोड़ा। सब कुछ सही लग रहा था। कोई दर्द नहीं, कोई घाव नहीं, कोई फटी हुई मांसपेशियां नहीं। हालांकि ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर चीर दिया गया है। मैंने कराह की और खुद को उठाया, अपने कंधे घुमाए और कुछ स्ट्रेचेस किए, कुछ कूदें, कुछ त्वरित मूवमेंट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी काम करना बंद नहीं हुआ है। फिर मेरी नजर मेरी छाती पर गई। एक मुट्ठी के आकार का टैटू जो हरे गियर्स की जटिल संरचना जैसा था, इंट्रिकेट डिजाइन में आपस में जुड़ा हुआ, जो मोटर्स में इस्तेमाल होता है, मेरे दिल के ठीक ऊपर छपा हुआ था। वाह, यह नया है। मैंने इसे छुआ, लेकिन चिन्ह ने मेरी त्वचा से कोई अलग एहसास नहीं दिया। क्या इस नापाक प्रतिभा ने मेरे दिल को फिर से बना दिया? गियर वहीं था, हिला नहीं, जैसे यह हमेशा से मेरा हिस्सा था। इसने मेरी अनुमति का भी नहीं पूछा। मेरे मन में कुछ सहज क्लिक हुआ। मैंने इसे प्रश्न नहीं किया, मैंने आदेश दिया। एक गहरा भारी धड़कन मेरे सीने में मारा, जैसे युद्ध का ड्रम। मेरी आंखें हल्की चमकने लगीं। मुझे पता था कि क्या करना है। मैंने तेजी से सांस छोड़ी और दौड़ लगाई। मेरे पैर जलने लगे जब मैंने खुद को अपनी सीमा तक धकेला, जिम में पूरे वेग से दौड़ते हुए। मैंने 13 गोल गोल किए, इससे पहले कि एक धुंधली गर्मी मेरे दिल में बढ़ने लगी। यह एहसास नया था, लेकिन रुकने के बजाय मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अपने कदमों को थोड़ा धीमा करते हुए मैंने लटकते पंचिंग बैग की ओर बढ़ा। मैंने रुककर एक गहरी सांस ली और फिर उस पर हमला किया। मेरे मुट्ठे बैग में स्थिर, लगातार धक्कों की तरह जुड़े, हर स्ट्राइक एक मंद थंप के साथ लैंड करते हुए मैंने बिना रुके हिट किया और अपने दिल में बढ़ती गर्मी महसूस की। मैंने अपने दिल को अपनी पंचेज और मूवमेंट्स से उत्पन्न हीट और किनेटिक एनर्जी के अब्जॉर्प्शन को महसूस किया। यह स्वस्फूर्त था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं यह निर्देशित कर सकता हूं कि क्या अब्जॉर्ब करना है, लेकिन नहीं कब। इसलिए मैंने अब्जॉर्प्शन को हीट की ओर मोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया और किनेटिक एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिससे मैं अपनी हाईएस्ट स्टेट को लंबे समय तक बनाए रख सकूं और मांसपेशियों के अधिक गर्म होने से बच सकूं। लेकिन मैंने कुछ और भी देखा। एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं था। कुछ एनर्जी अभी भी लीक हो गई थी और प्रक्रिया रफ महसूस हो रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार मेरी प्रतिभा लेवल अप कर लेने पर मुझे पता था कि यह खुद को परिष्कृत कर लेगी। यह केवल समय की बात थी जब चीजें सही तरीके से काम करने लगेंगी। लगभग 1 घंटे बाद मैंने रुकने का निर्णय लिया। मुझे एहसास हुआ कि समय बर्बाद करने का कोई वक्त नहीं था। अगर मैं अब कोर को पूरी तरह से चार्ज कर सकता हूं, तो मैं अंततः तत्व हस्तांतरण का परीक्षण करूंगा। शायद, सिर्फ शायद, अपनी दक्षता को 10 तक बढ़ा सकूंगा। मैं अपने स्विमिंग पूल में तैरते हुए अपनी स्थिति स्क्रीन की ओर देख रहा था। मेरी दक्षता अंततः 10 तक पहुंच गई थी। मुझे यह एहसास पसंद आया। मेरे शरीर में एक स्पष्ट परिवर्तन था, जैसे मैंने कुछ अदृश्य बाधा को तोड़ दिया हो और महानता की राह आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हो। यह प्रतिभा बहुत ताकतवर है। 4 घंटे की ट्रेनिंग और मुझे एक पूरा स्टैट यूनिट मिला। उत्साह मेरे अंदर गूंज रहा था। अगर मैंने इस प्रतिभा का सही उपयोग किया और इसे लगातार अपग्रेड किया, तो मुझे यकीन था कि मैं हमेशा अपने साथियों से आगे रहूंगा। लेकिन एक कैच था। मैं इसका उपयोग अपने पीछे पीछे नहीं कर सकता था। यह एनर्जी अब्जॉर्प्शन के कारण नहीं, बल्कि मेरे शरीर को इतनी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जो तनाव डालना पड़ता था, उसके कारण। हालांकि यदि कुछ और एनर्जी उत्पन्न कर रहा था और मुझे केवल इसे अब्जॉर्ब करना था, तो चीजें भिन्न हो जाएंगी। मैंने मुस्कुराया। बहुत भिन्न। मैंने समय पर नजर डाली और साइड किया। मुझे निकलना चाहिए। अब 5 बज चुके हैं। दादी आने वाली हैं।
मैं पुल से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। एक उचित शावर लेने के बाद, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं साफ हूं, मैंने कपड़े बदले, काले पैंट्स, हल्के नीले फॉर्मल शर्ट और खुद को अच्छे से महकाने के लिए थोड़ा कोलोन स्प्रे किया। दादी एलेना आयरनहार्ट एक गंभीर महिला थी, सख्त, कठोर। वह अनुशासन, चुप्पी और प्रोफेशनल होने को सबसे ऊपर मानती थी। अपने बेटे और बहू को खोने के बाद वह और भी अधिक कठोर हो गई। एकमात्र समय जब मैंने उन्हें हंसते हुए देखा, वह मेरे साथ था। वह सेना में एक उच्च रैंकिंग वाली स्थिति पर थी और यहां तक कि राजधानी में भी उनका प्रभाव था। यह उनका निर्णय था कि मुझे एवेन्यू एकेडमी में भेजा जाए, मेरी मां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, उनकी याद को ऑनर करने के लिए। अन्यथा दादी के कनेक्शंस के कारण मैं राजधानी के किसी भी एकेडमी में आसानी से शामिल हो सकता था। वह एक स्ट्रांग, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल महिला थी। मैं बाहर स्टेप्ड। ठंडी शाम की हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, जबकि मैं सामने के एंट्रेंस पर खड़ा था। आसमान गहरे नारंगी रंग में बदल चुका था, सूर्य परिधि के नीचे डूब रहा था। मैंने समय देखा, 5:55, बिल्कुल समय पर। कुछ मिनटों बाद एक वाहन के करीब पहुंचने की विशिष्ट गड़गड़ाहट हवा में भर गई। एक स्मूथ आर्मर्ड ब्लैक कार ने ड्राइववे पर आकर मेरे सामने स्मूथली रुकी। दरवाजे हल्की क्लिक के साथ अनलॉक्ड हुए। पीछे का दरवाजा खुला और उसने बाहर कदम रखा। उसने अपनी सामान्य सेना की वेशभूषा पहनी हुई थी, साफ सुथरी काली यूनिफॉर्म, पॉलिश्ड बूट्स और एक बैज जो धुंधलाते सूर्य के नीचे चमक रहा था। उसके काले बाल एक सजीव बन में बंधे हुए थे और उसकी तेज भूरी आंखें तुरंत मुझ पर जा पड़ी। उसने मुझे एक बार देखा और थोड़ा मुस्कुराई। मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी पोस्चर सीधी की। उसने सिर हिलाया, सैनिक की कंट्रोल्ड प्रिसिजन के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वह गुजरी, उसने फिर से बोला। मैंने उसके अंदर जाने का पालन किया, मुस्कुराते हुए। हम अंदर गए और मैं लिविंग रूम के सोफा पर उसके सामने बैठ गया। वह मुझे कुछ क्षणों तक घूरती रही, फिर बोली, तो तुम्हारी अवेकनिंग कैसी रही? यह सक्सेसफुल रही। मैंने भी एक प्रतिभा जागृत की। उसकी छोटी सी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अपनी सामान्य स्टोइक शांति में लौट आई। मैंने उसे संक्षेप में बताया कि कैसे मैंने अपनी दक्षता को 9 से 10 तक बढ़ाया। वह वहां चुप रही, सोचती हुई। मैं चाहता था कि मैं उसके दिमाग में घूमते पहियों को देख सकूं। आओ, यह तुम्हारा प्रोबेशन से पहले का आखिरी दिन है। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाती हूं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके पीछे किचन में चला गया। वह किचन में तेजी से काम कर रही थी, उसकी बाजुओं को कोहनी तक खींचा हुआ। सुखद सुगंध हवा में फैल गई जब उसने पैन में कुछ पलटा। उसकी आंखें पूरी तरह से काम पर केंद्रित थीं। मैं किचन के स्टूल पर बैठा, उसे काम करते हुए देखता रहा। वह अक्सर खाना नहीं बनाती थी, लेकिन जब वह बनाती थी, यह हमेशा खास लगता था। उसने नाइफ उठाया, एक्सपर्टाइज से सब्जियों को काटते हुए और उन्हें पैन में डालती गई। बिना मेरी ओर देखे उसने बोला, तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ट्रेनिंग में आराम कर सकते हो। क्या मैं क्लियर हूं? हां, मैंने बिना कोई संकोच के उत्तर दिया। उसने छोटे सिर के हिलाने से मेरी बात मानी, फिर उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैंने तुम्हें हमेशा सिद्धांत और मूल्यों वाला आदमी बनने के लिए बड़ा किया है, जैसे तुम्हारे पिता। मैंने कभी भी हमारे वर्ल्ड की स्थिति के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम और भी मेहनत करो, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपनी पूरी क्षमता में, ताकि तुम हमेशा सुरक्षित रह सको। मैंने सिर हिलाया। मैंने यह करने की योजना बनाई थी। मुझे एक मिशन पूरा करना है। एलेना ने पैन के भीतर की सामग्री को हिलाया, सुगंध हवा में फैलने दी, फिर से बोला, अब मैं तुम्हारी प्रतिभा के बारे में क्या सोचती हूं बताती हूं। मुझे पता है कि दूसरों की प्रतिभाओं और यहां तक कि कुछ सबसे स्ट्रांग वॉरियर्स के अवेकनिंग के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। मैंने प्रतिभाएं देखी हैं जो लेवल बढ़ाती हैं, लेकिन कभी ऐसी नहीं जो अपग्रेड करने की अनुमति देती है। यह सुनकर
मैंने खुद को स्पेशल महसूस करने से रोक नहीं सका। तो तुम्हारी प्रतिभा में महान संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी प्रतिभा का सबसे बड़ा लाभ केवल तुम्हें अधिक स्टैट्स प्रदान करने की क्षमता नहीं है। यह एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और इससे एलिमेंट्स उत्पन्न करने की क्षमता है। तुम्हारे स्टैट्स को बढ़ाने की क्षमता को सेकेंडरी समझा जाना चाहिए। मैंने ध्यानपूर्वक सुना। तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम अन्य सभी से बहुत पहले एलिमेंट्स का अनुभव करोगे। तुम्हें इसे हमेशा फील करने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए। जितना अधिक तुम एलिमेंट्स के बारे में जानोगे, उतना ही पावरफुल तुम बनोगे। मैं अपने स्विमिंग पूल में तैरते हुए अपनी स्थिति स्क्रीन की ओर देख रहा था। मेरी दक्षता अंततः 10 तक पहुंच गई थी। मुझे यह एहसास पसंद आया। मेरे शरीर में एक स्पष्ट परिवर्तन था, जैसे मैंने कुछ अदृश्य बाधा को तोड़ दिया हो और अब महानता की राह आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हो। यह प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है। 4 घंटे की प्रशिक्षण और मुझे पूरा एक स्टैट यूनिट मिला। उत्साह मेरे अंदर बहता रहा। अगर मैंने इस प्रतिभा का सही उपयोग किया और इसे लगातार अपग्रेड किया, तो मुझे यकीन था कि मैं हमेशा अपने साथियों से आगे रहूंगा। लेकिन एक कैच था, मैं इसका उपयोग एक के बाद एक नहीं कर सकता था। यह ऊर्जा अवशोषण के कारण नहीं, बल्कि मेरे शरीर को इतनी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो दबाव डालना पड़ता था, उसके कारण। हालांकि अगर कुछ और ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था और मुझे केवल इसे अवशोषित करना था, तो चीजें भिन्न हो जाएंगी। मैंने मुस्कुराया। बहुत भिन्न। मैंने समय पर ध्यान दिया और साइड किया। मुझे निकलना चाहिए। अब 5 बज चुके हैं। दादी आने वाली है। मैंने पुल से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। एक उचित शावर लेने के बाद, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं पूरी तरह साफ हूं, मैंने कपड़े बदले। काले पैंट, हल्के नीले फॉर्मल शर्ट और खुद को अच्छे से महकाने के लिए थोड़ा कोलोन स्प्रे किया। दादी, एलेना आयरनहार्ट, एक गंभीर महिला थी। सख्त, कठोर। वह अनुशासन, चुप्पी और पेशेवरता को सबसे ऊपर मानती थी। अपने बेटे और बहू को खोने के बाद वह और भी अधिक कठोर हो गई। एकमात्र समय जब मैंने उन्हें हंसते हुए देखा, वह मेरे साथ था। वह सेना में एक उच्च रैंकिंग वाली स्थिति पर थीं और यहां तक कि राजधानी में भी उनका प्रभाव था। यह उनका निर्णय था कि मुझे एवेन्यू अकादमी में भेजा जाए, मेरी मां के शिक्षा संस्थान को, उनकी याद को सम्मानित करने के लिए। अन्यथा दादी के कनेक्शंस के कारण मैं राजधानी के किसी भी अकादमी में आसानी से शामिल हो सकता था। वह एक मजबूत, शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला थी। मैं बाहर निकला। ठंडी शाम की हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, जबकि मैं सामने के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। आसमान गहरे नारंगी रंग में बदल चुका था। सूर्य क्षितिज के नीचे डूब रहा था। मैंने समय देखा। 5:55, बिल्कुल समय पर। कुछ मिनटों बाद एक वाहन के करीब पहुंचने की विशिष्ट गड़गड़ाहट हवा में भर गई। एक चिकनी, बख्तरबंद काली कार ने ड्राइववे पर आकर मेरे सामने रुकते हुए। दरवाजे हल्के क्लिक के साथ अनलॉक्ड हुए। पीछे का दरवाजा खुला और वह बाहर निकली। उसने अपनी सामान्य सेना की वेशभूषा पहनी हुई थी। साफ सुथरी काली यूनिफॉर्म, पॉलिश की हुई बूट और एक बैज जो धुंधलाते सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। उसके काले बाल एक सजीव बन में बंधे हुए थे और उसकी तेज भूरी आंखें तुरंत मुझ पर जा पड़ी। उसने मुझे एक बार देखा और थोड़ा मुस्कुराया। मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी मुद्रा को सीधा किया। उसने सिर हिलाया। सैनिक की नियंत्रित सटीकता के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वह गुजरी, उसने फिर से बोला। मैंने उसके पीछे लॉबी में प्रवेश किया। हम अंदर गए और मैं लिविंग रूम के सोफे पर उसके सामने बैठ गया। वह मुझे कुछ क्षणों तक घूरती रही, फिर बोली, तो तुम्हारी जागरण कैसे हुई? यह सफल रहा। मैंने भी एक प्रतिभा जागृत की। उसकी छोटी सी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें थोड़ा चौड़ी हो गईं। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अपनी सामान्य स्तोइक शांति में लौट आई। मैंने उसे संक्षेप में बताया कि कैसे मैंने अपनी दक्षता को 9 से 10 तक बढ़ाया। वह वहां चुप रही, सोचती हुई। मैं चाहता था कि मैं उसके दिमाग में घूमते पहियों को देख सकूं। आओ,
यह तुम्हारा प्रोबेशन से पहले का आखिरी दिन है। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाती हूं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके पीछे रसोई में चला गया। वह रसोई में त्वरित गति से काम कर रही थी। उसकी बाजुओं को कोहनी तक खींच लिया गया। सुखद सुगंध हवा में फैल गई। जब उसने पैन में कुछ पलटा, उसकी आंखें मैं काम पर केंद्रित थीं। मैं रसोई की स्टूल पर बैठा उसे काम करते हुए देखता रहा। वह अक्सर खाना नहीं बनाती थी, लेकिन जब वह बनाती थी यह हमेशा खास लगता था। उसने चाकू उठाया, विशेषज्ञता से सब्जियों को काटते हुए और उन्हें पैन में डालती गई। बिना मेरी ओर देखे उसने बोला, तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रशिक्षण में आराम कर सकते हो। क्या मैं स्पष्ट हूं? हां, मैंने बिना कोई संकोच के उत्तर दिया। उसने छोटे सिर के हिलाने से मेरी बात मानी। फिर उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैंने तुम्हें हमेशा सिद्धांत और मूल्यों वाला आदमी बनने के लिए बड़े किया है, जैसे तुम्हारे पिता। मैंने कभी भी हमारे विश्व की स्थिति के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम और भी मेहनत करो, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपनी पूरी क्षमता में, ताकि तुम हमेशा सुरक्षित रह सको। मैंने सिर हिलाया। मैंने यह करने की योजना बनाई थी। मुझे एक मिशन पूरा करना है। एलेना ने पैन के भीतर की सामग्री को हिलाया, सुगंध हवा में फैलने दी, फिर से बोला, अब मैं तुम्हारी प्रतिभा के बारे में क्या सोचती हूं बताती हूं। मुझे पता है कि दूसरों की प्रतिभाओं और यहां तक कि कुछ सबसे मजबूत योद्धाओं के जागृत होने के बारे में कुछ विवरण हैं। मैंने प्रतिभाएं देखी हैं जो स्तर बढ़ाती हैं, लेकिन कभी ऐसी नहीं जो अपग्रेड करने की अनुमति देती है। यह सुनकर मैंने खुद को विशेष महसूस करने से रोक नहीं सका। तो तुम्हारी प्रतिभा में महान संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी प्रतिभा का सबसे बड़ा लाभ केवल तुमको अधिक स्टैट्स प्रदान करने की क्षमता नहीं है। यह ऊर्जा को अवशोषित करने और इससे तत्व उत्पन्न करने की क्षमता है। तुम्हारे स्टैट्स को बढ़ाने की क्षमता को गौण समझा जाना चाहिए। मैंने ध्यानपूर्वक सुना। तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम अन्य सभी से बहुत पहले तत्वों का अनुभव करोगे। मैंने कार्ड पर लिखे इलीट यूनिट 2 के शब्दों को ध्यान से पढ़ा। मुझे उतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। 2 देखना मुझे खटक रहा था। मुझे पता था कि संभावनाएं बेहद कम थीं, लेकिन फिर भी एक हिस्सा मुझ में उम्मीद कर रहा था। कार्ड पर रैंक शायद मेरी स्थिति को यूनिट 2 में दर्शाती थी, हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि इसे कैसे गणना किया गया था। लेकिन बकवास, मैं 2 में आ गया। यह मेरे माता पिता से कहीं बेहतर है। दोनों साथ का हिस्सा रहे हैं, तो हां, मैंने उन्हें एक ऊपरी स्थान दिया। मैंने स्टीव की आवाज को अपने पीछे से सुना। उसने अपना हाथ उठाया और हमने हाई फाइव किया। अपने कंधे पर हाथ डालते हुए मैंने उसे खींच लिया। चलो देखते हैं कि ये 2 क्या है। जल्द ही हम एक दरवाजे के सामने खड़े थे, जिस पर विशाल चमकता हुआ चिन्ह था जो 2 लिखा था। स्टीव और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। उसने कंधे उचका दिए, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। कमरा एक बड़ा हॉल था। एक कोने में एक केंद्रीय मंच था। फिर से कोई कुर्सियां नहीं थी। लगभग 30 से 40 लोग पहले से ही अंदर थे। सभी सैन्य वर्दी में थे, काले पैंट, काले जूते और टाइट फिटिंग काली शर्ट। उनके बाएं छाती पर एक गरजता हुआ चक्र का प्रतीक था और उनके दाएं पर मजबूत 2 अंकित था। जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए, हर सिर हमारी ओर मुड़ा। मैंने उनकी आंखों को मुझ पर निहारते हुए महसूस किया। वे किसी न किसी तरह से मेरा अनुमान लगा रहे थे। हवा में तनाव लगभग बिजली जैसा था। और क्यों नहीं होगा? जब आप शीर्ष रैंक वाले छात्रों को एक ही कमरे में लाते हैं तो अहंकार टकराता है और एक नई प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। मैंने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान बनाने की कोशिश की। अचानक किसी ने कहा, अपने बाईं ओर। मैंने पलटा और चेंजिंग रूम नामक दरवाजे को देखा। चलो, मैंने स्टीव से कहा और हम अंदर गए। कमरा विभिन्न आकारों में वर्दियों से भरा हुआ था। हमने जो फिट हुआ उसे चुना, बदला और फिर हॉल में वापस आए। हम एक कोने में कुछ मिनटों तक खड़े रहे
और मुझे पहले से ही बोरियत महसूस होने लगी। स्टीव की ओर मुड़ते हुए मैंने कहा, हे, चलो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन किस प्रकार के साथी हैं। स्टीव ने मुझे देखते हुए अपनी आंखें झपकाई, फिर अपनी हथेलियों को जेब में डालकर दूर की ओर देखने लगा। चलो, यह दिलचस्प होगा, मैंने उसे प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं होगा, उसने सपाट आवाज में कहा, हम बाद में उन सबको जान लेंगे। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, अब भी किसी खास चीज की ओर देख रहा था। तो मैं तब तक क्या करूं जब तक सभी इकट्ठा नहीं हो जाते? मैंने पूछा। येट अराउंड, दूसरों को देखो, फिर उसी दिशा में चलो। मैंने साइड किया और चारों ओर देखा। ज्यादातर लोग बस एक दो के छोटे समूह में खड़े थे, कुछ अकेले खड़े थे, बेकार देखने के लिए देख रहे थे। हर बार जब कोई नया व्यक्ति अंदर आता तो कुछ पल का तनाव बना रहता, एक छोटी सी हलचल, जैसे सभी हल्की झटके से झकझोर दिए गए हों। फिर वे फिर से खाली स्थान की ओर देखने लगते। हम क्या ऐसा है? मैंने अपने कंधे को घुमाते हुए कहा और गर्दन को लचीला किया। तुम जानते हो स्टीव, मुझे लगता है तुमने मेरे बारे में कुछ भूल गए हो। आखिरकार उसने मेरी ओर देखा। उसकी भौहें चिढ़ रही थी। फिर जैसे कुछ क्लिक हुआ, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यार नहीं, कृपया ऐसा मत करो, बस एक बार के लिए शांति रहने दो। नहीं स्टीव, मैं दूसरों का अनुसरण नहीं करता, मैं दूसरों को मेरे पीछे चलने के लिए बनाता हूं। बिना किसी और शब्द के मैंने मंच की ओर चलना शुरू कर दिया। मैं पहले ही महसूस कर रहा था कि सभी की नजरें मुझ पर थीं। कमरे में हलचल थी जैसे मैं गुजर रहा हूं। जब तक मैं मंच के केंद्र पर खड़ा था, पूरा हॉल गूंज रहा था। मैंने मंच से स्टीव को देखा और उसे देखा कि वह मुंह से कह रहा था, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी अनदेखी करते हुए मैंने भीड़ को देखा। उनमें से ज्यादातर मुझ पर घूर रहे थे। उनके घूरने की नजर लगभग मुझे जला रही थी, लेकिन किसे परवाह थी? मुझे तो निश्चित रूप से नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर कमरे में तनाव को कम होने दिया, फिर बोला। मेरी आवाज हॉल में गूंजने लगी। मेरा नाम बिलियन आयरन हार्ट है, और चूंकि हम सभी इस यूनिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अपना हाथ उठाया और भीड़ की ओर इशारा करते हुए धीरे धीरे अपनी अंगुली उनके चारों ओर घुमाई। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस अकादमी से आए हो, तुमने कौन सी रैंक प्राप्त की है, या तुम कौन सी शानदार क्लास मानते हो कि तुम पाओगे। और मुझे यह बेतुका नहीं लगता कि तुम खुद को कितना मजबूत मानते हो। मैंने अपने शब्दों को कुछ देर लटकने दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परवाह है कि जब इस प्रोबेशन का अंत होगा, तुम सभी एक बात जान जाओगे कि यहां कोई भी मेरी मेहनत से अधिक मेहनत नहीं करता। यहां कोई भी मेरी मजबूती से अधिक ताकतवर नहीं है। और जब तक यह खत्म नहीं होता, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम मुझे पीछा करोगे। मैंने कार्ड पर लिखा इलीट यूनिट 2 पढ़ा। मुझे उतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। 2 देखना मुझे खटका खटका। मुझे पता था कि संभावनाएं बेहद कम हैं, निश्चित रूप से बहुत कम, लेकिन फिर भी मेरा एक हिस्सा आशा करता रहा। कार्ड पर लिखी रैंक शायद यूनिट 2 में मेरी स्थिति को दर्शाती थी, हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि इसे कैसे मापा गया। लेकिन बकवास, मैं 2 में आ गया। यह मेरे माता पिता से बेहतर था। वे दोनों 7 का हिस्सा थे, तो हां, मैंने उन्हें एक ऊपर कर दिया। मैंने स्टीव की आवाज सुनी। उसने अपना हाथ उठाया और हमने हाई फाइव किया। अपना हाथ उसके कंधे पर डालते हुए मैंने उसे आगे बढ़ाया। चलो देखते हैं कि ये 2 क्या है। जल्द ही हम एक दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसमें एक विशाल चमकता हुआ चिन्ह था जो 2 लिखा था। स्टीव और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह स्थिति का आकलन कर रहा हो। फिर उसने कंधे उचका दिए। उसकी आंखों में एक हल्की उदासीनता थी, मानो कह रहा हो, जो भी हो, देखते हैं। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर मैंने दरवाजा खोला और हम अंदर गए। कमरा एक बड़ा हॉल था। एक कोने में केंद्रीय मंच था। फिर से कोई कुर्सियां नहीं थी। लगभग 30 से 40 लोग पहले से ही अंदर थे, सभी सैन्य वर्दी में, काले पैंट, काले जूते और काले तंग शर्ट। उनके बाएं छाती पर एक गरजता हुआ चक्र का प्रतीक था
और उनके दाएं पर एक बड़ा 2 अंकित था। जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए, हर एक सिर हमारी ओर मुड़ा। मैंने महसूस किया कि उनकी नजरें हमें नाप रही थीं, किसी न किसी तरह से हमारे बारे में जज कर रही थी। कमरे में तनाव लगभग बिजली सा था। और ऐसा क्यों नहीं होगा? जब शीर्ष रैंकिंग वाले छात्रों को एक ही कमरे में लाया जाता है तो अहंकार टकराता है और एक नई प्रतियोगिता शुरू होती है। मैंने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान बनाने की कोशिश की। अचानक किसी ने कहा, अपने बाईं ओर। मैंने पलटा और चेंजिंग रूम नामक दरवाजे को देखा। चलो, मैंने स्टीव से कहा और हम अंदर गए। कमरा विभिन्न आकारों में वर्दियों से भरा हुआ था। हमने जो फिट हुआ उसे चुना, बदला और फिर हॉल में वापस आए। हम एक कोने में कुछ मिनटों तक खड़े रहे और मुझे पहले से ही बोरियत महसूस होने लगी। स्टीव की ओर मुड़ते हुए मैंने कहा, हे, चलो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से साथी हैं। स्टीव ने मुझे देखते हुए अपनी आंखें झपकाई, फिर अपनी हथेलियों को जेब में डालकर दूर की ओर देखने लगा। चलो, यह दिलचस्प होगा, मैंने उसे प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं होगा, उसने सपाट आवाज में कहा, हम बाद में उन सबको जान लेंगे। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, अभी भी किसी खास चीज की ओर देख रहा था। तो मैं तब तक क्या करूं जब तक सभी इकट्ठा नहीं हो जाते? मैंने पूछा। देखो, दूसरों का देखो, फिर उसी दिशा में चलो। मैंने साइड किया और चारों ओर देखा। ज्यादातर लोग बस 1-2 के छोटे समूह में खड़े थे। कुछ अकेले खड़े थे, बेकार देखने के लिए देख रहे थे। हर बार जब कोई नया व्यक्ति अंदर आता तो कुछ पल का तनाव बना रहता, एक छोटी सी हलचल, जैसे सभी हल्की झटके से झकझोर दिए गए हों। फिर वे फिर से खाली स्थान की ओर देखने लगते। हम, क्या ऐसा है? मैंने अपने कंधे को घुमाते हुए कहा और गर्दन को लचीला किया। तुम जानते हो स्टीव, मुझे लगता है तुमने मेरे बारे में कुछ भूल गए हो। आखिरकार उसने मेरी ओर देखा। उसकी भौहें चिढ़ रही थीं। फिर जैसे कुछ क्लिक हुआ, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यार नहीं, कृपया ऐसा मत करो, बस एक बार के लिए शांति रखने दो। नहीं स्टीव, मैं दूसरों का अनुसरण नहीं करता, मैं दूसरों को मेरे पीछे चलने के लिए बनाता हूं। बिना किसी और शब्द के मैंने मंच की ओर चलना शुरू कर दिया। मैं पहले ही महसूस कर रहा था कि सभी की नजरें मुझ पर थीं। कमरे में हलचल थी जैसे मैं गुजर रहा हूं। जब तक मैं मंच के केंद्र पर खड़ा था, पूरा हॉल गूंज रहा था। मैंने मंच से स्टीव को देखा और उसे देखा कि वह मुंह से कह रहा था, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी अनदेखी करते हुए मैंने भीड़ को देखा। उनमें से ज्यादातर मुझ पर घूर रहे थे। उनके घूरने की नजर लगभग मुझे जला रही थी, लेकिन किसे परवाह थी? मुझे तो निश्चित रूप से नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। कमरे में फैले तनाव की तीव्रता मेरे भीतर महसूस हो रही थी। हर निगाह, हर फुसफुसाहट उस अस्थिर माहौल को और भी सघन बना रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी मुस्कान फैली, एक अदृश्य लहर पूरे हॉल में दौड़ गई। कुछ चेहरों पर संदेह उभरा, कुछ की आंखों में एक हल्की चिंगारी चमकी। धीरे धीरे उनके कंधे थोड़े ढीले पड़े और उनकी सांसें सम हो गईं। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया, एक क्षण लिया ताकि यह परिवर्तन पूरी तरह से बैठ सके। फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला। मेरी आवाज हॉल में गूंजने लगी। मेरा नाम बिलियन आयरनहार्ट है और चूंकि हम सभी इस यूनिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अपना हाथ उठाया और भीड़ की ओर इशारा करते हुए धीरे धीरे अपनी अंगुली उनके चारों ओर घुमाई। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस अकादमी से आए हो, तुमने कौन सी रैंक प्राप्त की है, या तुम कौन सी शानदार क्लास मानते हो कि तुम पाओगे, और मुझे यह बेतुका नहीं लगता कि तुम खुद को कितना मजबूत मानते हो। मैंने अपने शब्दों को कुछ देर लटकने दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परवाह है कि जब इस प्रोबेशन का अंत होगा, तुम सभी एक बात जान जाओगे कि यहां कोई भी मेरी मेहनत से अधिक मेहनत नहीं करता। यहां कोई भी मेरी मजबूती से अधिक ताकतवर नहीं है। और जब तक यह खत्म नहीं होता, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम मुझे पीछा करोगे। जैसे ही मैंने अपना वाक्य खत्म किया, कमरे में हलचल हुई। कुछ ने मूर्खता की, कुछ ने एक दूसरे को देखा
और कुछ ने आगे बढ़ते हुए जैसे कुछ कहना चाहा। एक नीचे की खुसुर फुसुर पूरी हॉल में भर गई। मेरी आंखों के कोने से मैंने देखा कि स्टीव साइड करते हैं, अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए। मैंने मंच पर खड़ा था, हाथों को क्रॉस करते हुए, मेरी मुस्कान बिना हटा हुए, जब भीड़ मेरे शब्दों के जवाब में फुसफुसाई। कमरे में हवा तंग थी, घनी और भारी, जैसे कोई अदृश्य दबाव हर कोने में भरा हो। लेकिन इसके बीच मैंने उत्साह की चिंगारियों को महसूस किया, एक सिहरन जो रीढ़ से ऊपर चढ़ती हुई मस्तिष्क तक पहुंच रही थी। यह वैसा ही था जैसे किसी विशाल तूफान के आने से पहले की निस्तब्धता हो, जब हवा कुछ पल के लिए थम जाती है